something about AMU, मतलब इन सवालों की क्या क्या जरूरत है, इसका क्या मकसद है? तो मुझसे वो एचआर कहती है एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ साथ जो कोई भी इंटरव्यू होता है उसके 4 फेजेस होते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको किन चीज में वो रेट करते हैं। 4 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। फिर आपका इंटरव्यू मूव करता है टुवर्ड्स टेक्निकल क्वेश्चंस, फिर मूव करता है टुवर्ड्स एचआर क्वेश्चंस, और फिर आखिर में आता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, मिस्टर साद हमीद प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मिस्टर साद व्हाट यस प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जो भी अलग तरह का सवाल है, तो मैंने पूछा कि इसका क्या मकसद है। तो इन सवालों का तो वो कहती है कि साहब देखिए, शुरू में जो 5-6 सवाल होते हैं ना, उसमें हम देखना चाहते हैं कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो कैसे हमसे कनेक्ट कर पा रहा है या कर पा रही है। क्योंकि एक रिसर्च आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंटरव्यू के अंदर इट ओनली टेक्स 7 to 10 सेकेंड्स, सोचिए आप, इट ओनली टेक्स 7 to 10 सेकेंड्स टू लीव योर इंप्रेशन। जैसे अंग्रेजी कहावत है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर बेस्ट इंप्रेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जहां आप लोग समझाने की सोच रहे हैं। 7 से 10 सेकंड लगते हैं, 7 हम लोगों को कनेक्ट करने में कि इसको इससे बात करनी है, ऐसे कहना है, ओके थैंक यू वेरी मच। तो हम कसदन ही सवाल पूछते हैं शुरुआत में, जिसमें उसको सोचना ना पड़े। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है मिस्टर साद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या सोचना है, माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय होम टाउन इज दिस, मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये मेरी हॉबीज हैं, ये एक आध मेरे अचीवमेंट है, थैंक यू वेरी मच सर, दिस इज माय बिग इंट्रोडक्शन। तो इसमें वो आपको देखते हैं आपकी लैंग्वेज स्किल। अब वो चाहे अरबी में इंटरव्यू हो रहा हो चाहे अंग्रेजी में हो रहा हो, वो देखेंगे आपकी इस लैंग्वेज स्किल्स कैसे, आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिर जब आपको मूव करता है टुवर्ड्स टेक्निकल, उसमें ये देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसकी सब्जेक्ट नॉलेज में कैसा कमांड है। और एक बात मैं और कह दूं आप सारे बच्चों से, आप कुछ भी सब्जेक्ट के हो, आप कितनी भी परसेंटेज लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसको कहते हैं। ये भी वही लोग कह रहे हैं, इंडियन टॉप कंपनीज के साथ साथ अपने कैंडिडेट से कहिए कि चाहे वो ठीक है भाई, अगर हमें 60% चाहिए, थोड़ा 80% चाहिए, तो एलिजिबिलिटी हो गया, लेकिन अपने सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब वो टेक्निकल सवाल हो रहा है। अब वो इंटरव्यू के बाद बात करूंगा शायद, और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जवाब देना है, क्या कैसे मना करना है, वो अपने आप में पूरी एक घंटे का सेशन है। फिर वो मूव करता है टुवर्ड्स एचआर, उसका अलग बंदा बैठा हुआ है, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब के अंदर। वो देखता है आपकी पर्सनैलिटी। अच्छा ये बताइए, आप इस जॉब में इंटरव्यू देने क्यों आए, आप हमारे यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे, नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, क्या प्लान होगा आपका, आप अपने आप को 5 साल में कहां देखना चाहते हैं और क्यों, आपको हम सिलेक्ट क्यों करें और क्यों। एक साहब से पूछा, मेरे सामने पूछा, टिपिकल स्ट्रेस क्वेश्चन है, उससे पूछा कि अरे कौन बच्चा था, उससे पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो उसे कोई नाम बताया, उसने आमिर बताया, कोई बताया, मुझे याद नहीं है। तो उसने कहा ये मेरा, तो क्यों, ये आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों, बोले मैडम ये मुझे बचपन से जानते हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये है वो है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अगर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड से पूछूं आपके बारे में 3 क्वालिटीज बताएंगे तो क्या बताएंगे। सवाल वही था कि टेल मी सर योर 3 स्टार, घुमा फिरा के कहां से पूछ रहे हैं। ठीक है, एक कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बताइए आपको हम सेलेक्ट क्यों करें, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाहर जो आपके जो लोग बैठे उनको क्यों लेने, आपको क्यों लें। अब इसमें क्या होता है पता है, ये जो टिपिकल एचआर के सवाल है, मैंने पूछा इसका क्या मकसद है, पर्सनैलिटी देखना। ये जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है इसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम है या बैलेंस्ड है, ये एक्सट्रीम पर्सनैलिटी का बंदा है या बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का बंदा है, ये अनकॉमन सिचुएशंस में रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये जो पर्सनैलिटी, कुछ तो हम लोग खुद बता रहे हैं जो हमारे पड़ोस से आई है, लेकिन कुछ हम सीखते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिविटीज करा, जब हम अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, डेडलाइंस में काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं, टीम के साथ काम करने की हमें आदत पड़ती है, हम टीम को लीड करते हैं, इसे जब भी तो होगा। आप सोचिए उसका क्या विजन है, वो क्या कह रहा है, बस वो बैलेंस एक्सट्रीम पर्सनैलिटी या बैलेंस पर्सनैलिटी।
और इसी से मुझे एक चीज याद आई, मेरा एक मशवरा है जो एकदम जहन में आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी शायद आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप इंशाल्लाह कहीं अप्लाई करेंगे या कहीं बाहर अप्लाई करेंगे, जॉब में करेंगे, तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, कि आप किस मिजाज के आदमी हैं, आपकी पोस्ट किस टाइप की आ रही है या आई है, आपने किस टाइप की पोस्ट को लाइक किया है। उनका कोई मकसद मजहब को लेकर नहीं है, उनका मकसद सिर्फ ये देखना है कि ये बंदा कहीं बायस्ड या प्रेजुडिस तो नहीं हो, किसी मजहब का हो। तो अब ये ट्रेंड नहीं, ऐसा तो नहीं है यार किसी एक्सट्रीम मिजाज के बंदे को मैं अपने अंदर रखूंगी तो ये तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। क्या इसकी पर्सनैलिटी बहुत निगेटिव तो नहीं है ना? इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब एक्टिविटीज प्लान करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है हर बैकग्राउंड के बच्चे के साथ कैसे काम किया जाता है, हर अलग अलग मिजाज के बच्चे के साथ को साथ एक साथ कैसे लेके चलना चाहिए, एक अच्छा लीडर किसे कहते हैं, थोड़ा लिबरल हुई है, अडेप्टिव हुई है, लोगों को भी कम्युनिटी के साथ कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ये सब चीजें हम सीखते हैं। वरना सोशल मीडिया तो क्या है, एक भेड़ चाल है जिससे वो चल रहा है, वो ट्रेंड, उसी पे हम दूसरा मतलब हिस्सा बन गए, लेकिन बाद में ये एहसास होता है कि ये तो उसको फायदा भी नहीं है, नो पॉइंट। ठीक है, तो ये जो और फिर आखिर में आता है इसको कहते हैं क्लोजिंग क्वेश्चन, कि साहब क्या आप नाइट शिफ्ट पे काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, क्या आप अगर आपको हम 2 महीने के लिए सऊदी भेजें आप चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, आप रोटेशन शिफ्ट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, आप इस सैलरी पे ओके है नहीं है ना, आपके पास पासपोर्ट है नहीं है, फैमिली का कंसेंट है नहीं है, क्या आप बैंगलोर में जॉब कर सकते हैं या आपको सिर्फ दिल्ली से नहीं करना है। तो क्लोजिंग क्वेश्चंस क्लोज कर, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं चलने से पहले, कि एक बार एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, कंफर्म हो गया, उसका इंजीनियरिंग का था, तो जॉब थी, टेस्टिंग की, उसका सिलेक्शन होगा, ऑफर लेटर भी मिल गया ऑलमोस्ट। बस उससे इतना कहा आखिर में एचआर ने कि एनी क्वेश्चन, कोई सवाल करना है आपको। उसने इतना कह दिया कि सर ये बताइए कि कुछ R&D के अंदर भी कुछ करियर में मूव करने की पॉसिबिलिटी है टेस्टिंग से। आप यकीन मानिएगा 2 मिनट का पॉज हुआ, सो ऑफर लेटर वापस ले लिया, और जब ऑफर लेटर वापस ले लिया तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम ये तो बोले कि साहब ही इज नॉट स्टेबल। जो लड़का इंटरव्यू के वक्त ही हमसे पूछ रहा है कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज R&D के अंदर भी है टेस्टिंग के अलावा, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं। ऑफर लेटर जनरेट करने के बाद ऑफर लेटर जो रोल बैक कर दिया गया। तो अगर आपसे कभी कोई एचआर पूछ ले, कभी भी कोई सवाल करना है, तो ऐसा सवाल करिए जो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट शो करे, इसको कहते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन। कि जी सर एक सवाल है, क्या सर मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपको फला जगह में ऑफिस खुला है, उसके बारे में मुझे बताइए। सर अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अपना वो 5 साल में कहाँ देख सकता हूँ, अगर मैं कोई मेरे से काम करूँ। मतलब यू शुड शो इंटरेस्ट इन योर, ये नहीं है कि आप अनसिविल बात करना शुरू करें। होता है मेरे साथ, सर ये बताइए छुट्टी सिर्फ संडे को होगी, सैटरडे की भी नहीं। सर ये बताइए कि मतलब ये कि कुछ बॉन्ड तो नहीं है, मतलब मैं रिजाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब अभी ऑफर लेटर हाथ में नहीं आया, वो रिजाइन की बात कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल दूं आपको, छोटा सा प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, 2-4 एक साल ज्यादा तो उनका हो गया। अब देखिए ये क्या होता है कि जब हम लोग ना जब एक्टिविटीज नहीं करते तो यही दिक्कत है, सब कुछ हो गया उसमें टेक्निकल इंटरव्यू। अब आखिर में एक लेडी एचआर थी, रियल एग्जांपल है हमारे यहाँ का, वो फाइनल क्लोज कर रही थी, जो लड़का बैठा हुआ था वो ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द लेडी। कभी ऐसे देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, वो नहीं मेंटेन कर रहा, तो बेचारा उसकी मजबूरी थी, हो गया। अब एचआर उठ के गई अपने सीनियर के पास, बोले सर मैं इसको नहीं लूंगी। तो सिक्योरिटी लूंगी, टेक्निकली बात अच्छा है, ठीक ठाक है, अब क्या। तो जो मुझे उसने फीडबैक दिया, बोले सर ये बताइए, ये तो मतलब हमसे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहा है, ये प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएगा। हमारा तो एक मल्टी लिंगुअल मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, लड़की भी लड़के भी है, ये उसकी पर्सनैलिटी वाली नहीं है, ये वोंट बी एबल टू डू इट। काम तो मुझे लेना है सर, दिक्कत मुझे हो जाएगी। आधा गवर्नमेंट चला डिस्कशन और फिर देन ऑफर वाज रोल्ड बैक। ये नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है। सोचिए कहाँ तक ये लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज डेवलप होती है ना हमारी, वो होती एक्टिविटी से ही। अगर जिन लोगों की थोड़ी सी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट भी अगर है, बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, उनसे खासतौर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का फोरम क्रिएट करें और खूब प्रोग्राम्स करें। आपको लगता है बाहर नहीं कर सकती, ये नहीं इतनी अच्छी
माशाल्लाह फैसिलिटी, मैं आऊँगा, आप मुझे बुलाइए, मैं आके बैठूंगा यहाँ पे, पोडियम मौजूद है, माइक है, स्टेडियम है, तो ये ऑडियंस की सीट्स है, करिए प्रोग्राम यहाँ पे, आप आपस में करिए। जो आपको लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है, फिर यूनिवर्सिटी में निकलिए बाहर, फिर करना पड़ेगा ना। एक अंग्रेजी कहावत है ना कि एवरीबडी इज कंप्लेनिंग ऑफ द डार्कनेस बट नोबडी इज रेडी टू लाइट द कैंडल। अंधेरे की हर इंसान शिकायत कर रहा है लेकिन रोशनी करने को तैयार। आपको लगता है कि ठीक है आपकी पर्सनैलिटी अभी वैसी नहीं है, बहुत टाइम गुजर गया, किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, आप यहाँ करिए डिपार्टमेंट में। जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा हाथ पैर खुल गए, फिर बाहर निकलिए, धूम मचा दीजिए जाके बाहर, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे साथ भी था, हम भी कोई आज भी हम परफेक्ट नहीं है, सीखिए, क्या दिक्कत। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, आप मुझे बुलाइए, आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड करिए, कहिए साथ साथ परसों हम लोग कर रहे हैं और आप प्लीज आइए, मैं आके बैठूंगा, आपको जज करूंगा, अपना फीडबैक दूंगा, करिए आप। लेकिन करना पड़ेगा बॉस, वरना फिर पता है क्या है, मैं मतलब मेरा मानना है कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है कि कामयाब नहीं हो रहे हैं, खूब ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए जो लोग एवरेज है। आप अच्छा करिए इंशाल्लाह, आप यकीन मानिएगा, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और अच्छे हैं, कोई आपको चाहते भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट एवरेज होगा तो हर फिर दिक्कत होगी, खत्म है। क्योंकि मैं फिर यही बात दोहराऊंगा, कामयाबी आपकी शर्तों पे नहीं रहेगी। कामयाब होने के लिए हमें उस कामयाबी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा और फिर अपने आप उसको उतारना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में बस यही कह के जाऊंगा कि जो करना है करिए जो आपको अच्छा लगता है। आपका मिजाज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके लिमिटेशन, कितना वक्त आपके पास है, क्या बैकग्राउंड है, जिम्मेदारी है, इन सबको ध्यान में रखिए और अपना करियर बनाइए। ये बस सोचिए कि दोस्त क्या कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। हर इंसान अपने आप को सबसे अच्छी तरह से जानता है, मशवरा देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे और कोई करियर छोटा बड़ा नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह के जा रहा हूं, जिसका जो ख्वाहिश है उसको करने दीजिए, आपको क्या करना है वो सोचिए, लेकिन फिर ये अहद करिए और ये कसम खाइए कि साहब मैं जो करूंगा फिर उसमें एवरेज नहीं करूंगा। अगर मैं टीचर बनूंगा अरबिक का तो आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ अरबिक दिस कंट्री इज। अगर मुझे अरबी में का टीचर बनना है तो लोग कहेंगे अगर अरबी का प्रोफेसर हो तो फिर ऐसा। अगर मैं कोई ट्रांसलेटर में बनूंगा इंशाल्लाह आगे चल के अरबी का, तो लोग कहेंगे यार अगर अरबी का ट्रांसलेशन कराना है तो इससे करो, इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो ये आपको नियत करनी पड़ेगी अगर आप बाई चॉइस अपना करियर बना रहे हैं तो। और आप चाहते हैं कि आप भीड़ जैसे बने तो फिर आपकी चॉइस है, बट आप भीड़ जैसे बने रहिए अपना, हाँ ठीक हो जाएगा, वक्त पे आएगा। देखिए एक बड़े होने के नाते में आपको मेरा फर्ज है आपको समझाना, बताना। हमसे भी बहुत गलती हुई, हमने जिंदगी में बड़े हमें बड़े दिए, सब कुछ हुआ, तो हम अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर सकते हैं। कामयाब है तो आपके साथ दुनिया है, आप कामयाब नहीं है आपके साथ कोई नहीं, ये फैक्ट है। कुछ अगर देखिए वालिदैन बस, उसके अलावा अगर आपको इल्ला माशाअल्लाह भाई हो, मैं इसको चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन वालिदैन के अलावा अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो आपकी अपनी अल्लाह ताला की बात, दुनिया के एतबार से आपकी अपनी सलाहियत, आपकी अपनी कामयाबी, आपकी मेहनत। आप कामयाब हैं, रिश्तेदार दुनिया सब आपके साथ है, आप चाहे कितने अच्छे हो जाए, कामयाब नहीं है तो ठीक है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका जो कामयाब होने का वो है पढ़ाई, सबसे आसान तरीका। वो कोई फर्क नहीं करती हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं, अमीर है गरीब है, कुछ नहीं। सिर्फ पढ़ाई करिए, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करिए और मेहनत से लग जाइए। ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा और दोस्त की, कोई किसी का दोस्त नहीं है। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपके एक दो दोस्त वाकई आपके बने हुए, वरना कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब रेस से भाग रहे हैं। जमाना और नफ्सा नफ्सी का आलम है, सबको पता है रेस चल रही है, भाग रहे हैं, आप गिर जाएंगे, पीछे वाला पैर के आगे बढ़ जाएगा, कोई हाथ उठाने वाला नहीं है। ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको। और आप तो हालात और कैसे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में देखिए क्या नफ्सा नफ्सी का, कोई किसी की बहुत नहीं। अगर कोई चीज आपके काम आएगी तो वो बस आपके वालिदैन, उनकी दुआ और आपकी मेहनत, बस आप कामयाब हो जाए। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस लग जाइए, ठीक है। बस मेहनत करिए, 10 लोग अगर बात करनी है, मशवरा करना करिए, लेकिन बस मेहनत में लग जाइए, ठीक है। अभी और एक लास्ट बात और बता दूं, सैयद हामिद साहब जो हमारे मरहूम एक फॉर्मर वाइस चांसलर गुजरे हैं एमयू के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, उस बात को मैं बात को खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लड़का या लड़की, मतलब कोई स्टूडेंट अगर 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक पसीना नहीं बहाता, फिर वो साल